और आज हमारे पास इसी हवाले से एक्सपर्ट मौजूद हैं। ही इज़ एन एग्री बिजनेस एक्सपर्ट और इनका स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है इन फाइनेंस एंड बैंकिंग। हमारे साथ मौजूद हैं यूनुस संदेला साहब। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच यूनुस साहब। सबसे पहले योर कमेंट्स एंड योर इनिशियल रिएक्शन टू जहांगीर तरीन साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कि जब उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की इमरजेंसी प्रोग्राम अनाउंस किया, उसको आपने कैसा देखा? बिकॉज दिस इज़ योर फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज। देखिए, सबसे पहले तो सितरा ये एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है मेरे नज़र में कि एटलीस्ट वी हैव स्टार्टेड टेकिंग एग्रीकल्चर सीरियसली। हमारा अलमिया ये रहा है कि हम बचपन से ये बात सुनते आ रहे हैं, जब से मतलब होश संभाला है कि जी एग्रीकल्चर इज बैकबोन ऑफ ज़रूरी मुल्क है और जी हमारा बैकबोन इकोनॉमी का जो है वो ज़राअत है, मगर हमने उसको उस तरह से सीरियसली कभी लिया नहीं और हमने उसको समझा ही नहीं। मैं समझता हूँ कि सीरियसली लेना तो बहुत दूर की बात है, हम एग्रीकल्चर समझ ही नहीं पाए और उसके पीछे एक वजह जिसमें मैं आता हूँ अभी। जहाँ तक इस पॉलिसी डॉक्यूमेंट का ताल्लुक है, आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट। जहांगीर तरीन साहब का अपना एक बहुत बड़ा तजुर्बा है एग्रीकल्चर के अंदर और ही इज़ अ सक्सेसफुल एग्रीकल्चरिस्ट, तो इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। और उन्होंने जो मैंने डॉक्यूमेंट देखा वो उसकी जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि दे हैव ट्राई टू टच अपॉन ऑल इम्पॉर्टेंट एरियाज। कोई ऐसा नहीं है, पास में होता रहा है कि हमारी एक तो हमारी पॉलिसी बहुत ज़्यादा सब्सिडी ओरिएंटेड होती थी कि जी हम हमेशा लुक डाउन अपॉन करते रहे एग्रीकल्चर को और एग्रीकल्चरिस्ट को। एक एडवोकेसी ग्रुप, प्रेशर ग्रुप्स बन जाते थे ज़राअत के, जो अपनी मतलब की बारात आपसे बस ले लेते थे। देखिए, इसमें इतना बड़ा एक मिडलमैन तबका है, एग्रीकल्चर को डोमिनेट ही वो करता है किसी ना किसी फॉर्म में। अब आपने जिक्र किया कि जी वो जब गंदम का सीज़न आता है और जो प्रोक्योरमेंट हो रही होती है गवर्नमेंट की, उसकी एक बोरी मिलती है और वो फ्री होती है और वो हर फार्मर के लिए होती है। हर फार्मर के लिए फ्री होती है, लेकिन वो स्टैंप वाली बोरी अपने आप में एक बिजनेस बन गई है। अब वो 200 रुपए की एक बोरी मिलती है या वो मिलती ही नहीं है, वो बड़ा जो फार्मर है उस इलाके का जो इन्फ्लुएंशियल है वो काबिज हो जाता है। तो वो जो छोटा फार्मर है जिसके लिए एक प्राइस फिक्स की जाती है कि जी एक्स प्राइस पे आपके वीट गवर्नमेंट खरीदेगी, उस पर उसको बेच नहीं पाता है, उससे बहुत नीचे वो बेच पाता है क्योंकि इसमें मिडलमैन फिर शामिल हो जाता है। अगर हम बिल्कुल शुरुआत से बात शुरू करें यूनुस साहब, हमने जो ट्रेंड्स देखे, जो सेंसस इस वक्त किया गया, एक तो मुझे ये भी बड़ी अजीब सी बात लगती है कि 70 सालों में पाकिस्तान में कोई नए बड़े शहर नहीं बने, लेकिन एट द सेम टाइम हम एक अर्बनाइजेशन का ट्रेंड देख रहे हैं। सबसे बड़ी जो मैं अगर इस ओवरऑल सिचुएशन को देखती हूँ, मेरे लिए सोच विचार की या पॉइंट ऑफ पेन है, वो ये कि हम एक मैसिव अर्बनाइजेशन देख रहे हैं। वो फैमिलीज़ जो साल सदियों से जनरेशन से ज़राअत कर रही थी, उन्होंने भी एक दूरी बना ली। हम देखें, हमेशा चौधरी साहब को, ज़मींदार को एक बड़ा विलनाइज करते हैं, उसका कैरेक्टर बनाते हैं, लेकिन आप ये सोचिए कि जो पुराने वक्तों के या 2 जनरेशन पहले के ज़मींदार थे, उनका तो एक होल्ड था, उनकी एक से थी अपनी कम्युनिटीज़ में। अब या तो उनके बच्चे सियासत में आ गए, या पढ़ लिख कर बाहर चले गए हैं, या टेक्नोक्रेट्स बन गए, और उन्होंने भी अपनी ज़मीनें या तो वो रिस्ट्रक्चर हुई हैं, लीज पे देना शुरू कर दी हैं, दूसरे हारी या मिडलमैन उनको देख रहे होते हैं, लेकिन वो जो उनकी अपनी इन्वॉल्वमेंट होती थी इनटू ज़राअत, वो ख़त्म हो गई। पहले तो ये बताएं कि इंसेंटिवाइज कैसे करेंगे ये पॉलिसी मेकर्स, ये गवर्नमेंट, कि दोबारा इस तरफ लोग अपना रुझान लाएं। देखिए, पहली बात तो ये है कि एग्रीकल्चर करता कौन है हमारे मुल्क में? हमारे मुल्क में एग्रीकल्चर इज़ नॉट अ प्रोफेशन ऑफ चॉइस फॉर एनीवन। अच्छा, ये समझा जाता है और है भी, हकीकत भी यही है। और उस हकीकत के पीछे वजह ये कि गवर्नमेंट ने उसको उस तरह से हैंडल नहीं किया कि एग्रीकल्चर वही करता है जिसने ज़मीन इनहेरिट की है। अगर मैं और वो भी अब कहता है आसान काम है, लीज कर दो। बिल्कुल जी, वो भी अब जान छुड़ा रहा है क्योंकि इसको हमने समझा हुआ है कि जी दिस इज अ प्रोफेशन ऑफ विलेजर और लेस प्रिविलेज, लेस एजुकेटेड क्लास, तो वो प्रोफेशन ऑफ चॉइस तो है ही नहीं। अगर मैंने अपने बाप दादा से ज़मीन इनहेरिट कर ली तो मैं उस पर कुछ ना कुछ चाहे खुद करूं चाहे उसको लीज आउट करूं, मगर मैं उसमें इन्वॉल्व हो जाऊंगा। तो पहली बात तो ये होगी कि प्रोफेशन ऑफ चॉइस है नहीं। जब प्रोफेशन ऑफ चॉइस नहीं तो आप उसमें कितना दिमाग लगाएंगे? सही, आपने तो मजबूरन वो कर रहे हैं। और हमेशा आप देखें और स्टेटस को में भी अगर आपको एक फसल 2-3 करोड़ कमा के दे देती है, देन यू डोंट हैव एन इंसेंटिव। एग्जैक्टली, आप उसको कहते हैं कि जी इसको मैं किसी फैक्ट्री में लगा दूं, कोई और काम कर लूं, कोई ट्रेडिंग कर लूं, और नहीं तो ये यूरिया पकड़ के हाँ कोई होर्डिंग ही कर लूं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, क्योंकि वो सेक्टर से है लिंक्ड। तो एग्रीकल्चर पे वो फोकस नहीं है। अब क्यों नहीं है, क्या होना चाहिए? देखिए, दुनिया को अगर आप उठा के देखें, जिन मुल्कों ने एग्रीकल्चर में कामयाबी हासिल की, तरक्की की, और वो बहुत सारे ऐसे आपको एग्जांपल्स मिलेंगे जो हमारे जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, और अभी भी वो शायद कैटेगराइज एज थर्ड वर्ल्ड कंट्री करते हैं, मगर उनका एग्रीकल्चर डेवलप्ड है। केनिया इज एन एग्जांपल। थाईलैंड ने बहुत तरक्की की रिसेंट फ्यू डेकेड्स में। ये तरक्की उस वक्त आई जब प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व हुआ एग्रीकल्चर में।
अच्छा, अब प्राइवेट सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो हम फौरन हमारे दिमाग में बात आती है कॉर्पोरेट फार्मिंग की, और उसके कुछ इवल्स भी हैं, उसके कुछ नेगेटिव्स भी हैं, और वो सही भी हैं। अगर आपको याद हो, ये कॉर्पोरेट फार्मिंग का ही अगर जिक्र किया जाए तो मिडिल ईस्ट के ये यूएई के कई स्टेट्स बड़े इंटरेस्टेड थे, क्योंकि उनके पास फूड सिक्योरिटी नहीं है, जगह उनकी रेगिस्तान है। उन्होंने कहा कि जी आप हमें ज़मीन दे दें, हम उगाएंगे और उसमें कुछ हम तय कर लेते हैं। जब हम बाकी चीज़ों के लिए जो हमारे यहाँ माइनिंग हो रही है, अगर आप मिनरल्स की बात करें, जेम्स की बात करें, उसमें इस फार्मूला को अप्लाई करने पर हम राजी हैं, लेकिन एग्रीकल्चर पे हमारा एक बड़ी रेजिस्टेंस भी आती है। इसकी क्या आप वजह देखते हैं? एक तो हमारा जो लैंड होल्डिंग पैटर्न है ना, वो मेरा ख्याल है वो परमिट ही नहीं करता कि आप इस किस्म के किसी अरेंजमेंट में बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पे जा सकें। हमारे पास जो प्राइवेट होल्डिंग्स हैं वो इतनी हैपहैज़र्ड के अलावा इतनी फ्रेगमेंटेड है, इतनी अब छोटी हो गई हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस ओवर जनरेशंस, कि वो अब एक एवरेज होल्डिंग जो है वो इतनी है ही नहीं कि अच्छा, अब वो क्लस्टर्स अब बनाने जाते हैं तो हमारे यहाँ माइंडसेट नहीं है। आपसी इख्तिलाफात भी हैं, पार्टी बेसिस पे होंगे, पॉलिटिक्स होंगे, आपके जो जाती कोई वो होते हैं। यूनुस साहब, इसमें वैल्यू एडिशन के बारे में क्या आप कहेंगे? देखिए, इसमें 2-3 और एरियाज इस पर मैं अगर बात करना चाहूँ, यील्ड पर एकड़, उस पर तो चलें बहुत सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं। आप उसमें वही आपने जैसे कहा कि लैंड होल्डिंग नहीं है, एक हम मैक्रो पॉलिसी बना नहीं पाते, सब साथ ही बैठते, यानी आप नेशनल पॉलिसी में देख लीजिए कि इस वक्त अगर ये प्राइम मिनिस्टर्स प्रोग्राम, इमरजेंसी प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है, उसमें सिंध की एग्रीकल्चर मिनिस्टर की शमूलियत नहीं है। तो जहां हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्की मईशत से रिलेटेड पॉलिसीज़ पे तनकीद कर रही है, वहाँ इतने इंपॉर्टेंट फोरम पे जगह खाली भी छोड़ रही है, ना वो प्लान बी प्रेजेंट कर रही है, ना कोई प्रोडक्टिव तनकीद कर रही है। इसको आप कैसा साइन देखते हैं? देखिए, इसमें तो एक सीधी सी बात है कि फूड सिक्योरिटी इज अ सब्जेक्ट वेयर I mean, you have to think beyond politics. Right. ये फूड सिक्योरिटी कोई ऐसा चीज़ नहीं है, ये रियल थ्रेट है with climate change, with our failure to keep pace with technology and with how the world. And with lack of technology. आप देखें, मैं यहाँ पे फुल क्रेडिट देना चाहूँगी पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, दे हैव ब्रिलियंट स्टूडेंट्स। मेरा उनसे पर्सनली इंटरेक्शन हुआ, वो अपनी ज़मीन को, अपने क्लाइमेट को, अपने इकोसिस्टम को समझते हैं। लेकिन यहाँ पे भी जाहिर सी बात है, मुनाफा हर कोई कमाना चाहता है, मुनाफाखोरी का एक सर्टन माइंडसेट है। जिस तरह के नए केमिकल्स, जिस तरह की नई प्रैक्टिसेस पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस की जा रही हैं, वो हमारे इकोसिस्टम, हमारे कल्चर, हमारे एग्रीकल्चर ट्रेडिशन के बिल्कुल बरक्स है, जिसकी वजह से एक्चुअली हमारी क्रॉप बर्बाद हो रही है। हम अगर यील्ड पर एकड़ बढ़ा भी रहे हैं तो एट व्हाट कॉस्ट, यानी पूरी दुनिया रिवर्ट बैक कर रही है ऑर्गेनिक पे, और हम अपनी ज़मीन को, अपनी फसलों को इतना ख़राब कर रहे हैं कि दे आर एक्चुअली टेकिंग इट अवे। नाउ लेट्स कम टू द वैल्यू एडिशन पार्ट। यूनुस साहब, उसमें अक्सर बात की जाती थी कि हमारे यहाँ यील्ड पर एकड़ बढ़ाने को तो छोड़िए, जो यील्ड होती भी है वो भी मार्केट प्लेस तक नहीं पहुँच पाती। बचपन से हम सुन रहे हैं जी कोल्ड स्टोरेज होगी, एक चेन बनाई जाएगी, उस पर मैंने नहीं देखा कि कोई फोकस किया गया। 18वीं तरमीम के बाद सूबों की आपसी इख्तलाफात अपनी जगह वैसे ही मौजूद हैं, रूट्स नहीं हम बना पाए, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप करते उसका डायरेक्ट नतीजा नहीं आ रहा। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमने पाकिस्तान में कुछ सनतें, कुछ सेटअप्स देखे हैं जिसमें अगर आप फ्रूट उगा रहे हैं तो अब आप लोकली जैम बनाने की बात कर रहे हैं, प्रिजर्व्स बनाने की बात कर रहे हैं, फ्रोजन वेजिटेबल्स की बात कर रहे हैं, तो ये वैल्यू ऐड तो आ रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये बहुत ज़रूरी है, और ये जैसा आपने कहा कि ये नहीं हुआ, इसकी बड़ी अफसोसनाक सिचुएशन है। इस क्यों ज़रूरी है? सिर्फ ये नहीं है कि आपका जो प्रोड्यूस है वो बच जाएगा, और वो ये फार्मर को बड़ा सपोर्ट करता है। सही। जब आपके पास ऑल्टरनेट, इससे क्या होता है, ऑल्टरनेट मार्केट चैनल्स शुरू हो जाते हैं। अभी एक फार्मर है, वो अगर हम अक्सर सुनते हैं जी टमाटर की फसल में या फलाना फसल में जो है प्राइस इतनी गिर गई है कि जो फार्मर है वो उसको पैक करके मार्केट तक ले जा नहीं पा रहा, इतनी उसकी कॉस्ट जो है वो आ जाती है कि उसको प्राइस नहीं इतनी मिल पाती। तो उसके पास एक ही आउटलेट है, वही होलसेल मार्केट है जिसमें वो भी लेकर आ रहा है, और उस इलाके के सारे जो फार्मर्स हैं वो लेकर आ रहे हैं, तो वहाँ पे वो जो है डिसएडवांटेज होता है। द मोमेंट यू स्टार्ट सेटिंग अप दिस फैक्ट्रीज, what happens now? एक तो पहले बात, वो जो बिजनेस मैन है जो अपना पैसा लगा रहा है, सरमाया लगा रहा है उस फैक्ट्री में, उसका अपना पर्सनल इंटरेस्ट हो जाता है टू इंश्योर दैट ही गेट्स द रॉ मटेरियल। सो प्लीज़ मुझे बताइए कि इज़ द गवर्नमेंट, अभी इस पॉलिसी को अगर हम बिल्कुल ओवरव्यूज़ का देखते हैं, क्या आपको ये इंसेंटिव नज़र आ रहा है कि इंडस्ट्रीज़ को इनकरेज किया गया हो कि वो ऐसे वैल्यू एड सेटअप्स फार्म के करीब लगाएं? ऐसी कोई बात हो रही है? बात हुई है इस पे, मगर मुझे जो फील आया, पहला फील जो है, क्योंकि मैं बहुत अरसे से इस चीज़
से बहुत स्ट्रांगली कहता रहा हूँ, लिखता रहा हूँ कि ये चीज़ होनी चाहिए। आपने प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करना है, डाउन स्ट्रीम एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट के लिए उनको इंसेंटिवाइज कर रहे हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बहुत ज़बरदस्त एक व्हीकल अभी हमारे पास मौजूद है जो जिसके थ्रू आप कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिवाइज। और लोकल सोर्सिंग भी मे बी फॉर एग्जांपल आपके मुल्क में इतनी बड़ी बड़ी फास्ट फूड चेन्स हैं, तो उनके यहाँ जो फ्रेंच फ्राइज जा रहे हैं वो आप अपने आलूओं पे करें ना, rather than getting other आलूज। So these are the important things, but Yunus साहब we've really just touched the tip of the iceberg। मैं चाहूँगी कि अब जब मजीद ये पॉलिसी हमारे सामने आई या इस पर रिएक्शंस आते हैं फ्रॉम द वेरियस प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, तो हम ज़रूर इस पर एक फॉलो अप प्रोग्राम करें। बट थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर।